हेलो फ्रेंड्स, हमने बात की थी रेबल स्टेट की, सक्सेसर स्टेट्स की। तो अब ऐसे स्टेट्स भी थे जो पहले से ऑटोनोमस थे, पर जब मुगल पावर डिक्लाइन करने लगेगा तो ये खुद को पूरा इंडिपेंडेंट घोषित कर देंगे। जैसे इसमें थे राजपूत किंगडम्स, मैसूर, त्रावणकोर। और ये हमारी 7th वीडियो शेखर बंदोपाध्याय की बुक क्लासी टू पार्टीशन का। और ये बुक आपको ये वीडियो आपको ज़रा से भी पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना, ठीक है। और इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए अपने सामने बुक रखना और साथ में पढ़ने की कोशिश करना, ठीक है। तो राजपूत को अगर हम सबसे पहले देखें तो राजपूत की जो एग्जिस्टेंस है ना, मिडिवल पीरियड में मिलती है। माना जाता है कुछ वॉरियर ग्रुप्स थे। ये वॉरियर ग्रुप्स खुद की एथनिक आइडेंटिटी बना लेते हैं, जिसे हम राजपूत के नाम से बाद में जानने लग जाएंगे। तो 16 to 17 सेंचुरी का जब ये टाइम आएगा ना, तो हमें समझ में आएगा कि ये बहुत सारे ऐसे राजपूत क्लैंस होंगे जिनके पास बहुत सारी टेरिटरीज होंगी, लैंड ओनरशिप होगी। और 16 to 17 सेंचुरी में 20 के आसपास बड़े बड़े क्लैंस होंगे, ठीक है, जिनका सेंट्रलाइज कंट्रोल होगा उनकी टेरिटरी पे। और वहाँ पर इनडायरेक्ट रूल होगा मुगल्स का। जैसे कि हमने पिछली वीडियोस में बात की थी, जैसे कि ये मुगल्स हैं, ये हो गए, ये हमारे राजे रजवाड़े राजपूत, ठीक है। तो ये राजे रजवाड़े क्या करते थे, इनको एनुअल ट्रिब्यूट देते थे, जिसको कहते थे पेशकश। और बदले में ये इनको सिक्योरिटी देते थे कि इनकी इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करेंगे, इनकी जो लैंड है ये इन्हीं की बनी रहेगी, वहाँ पे ये सिक्योर रहेगी। अगर कोई इनको छेड़ेगा तो ये आके हेल्प करेंगे, मुगल्स आके इसकी हेल्प करेंगे, ठीक है। तो ये इनके बीच में अरेंजमेंट बनी। ओके, तो इससे मुगल्स का क्या फ़ायदा था? मुगल्स का इसमें फ़ायदा ये हो रहा था कि जब एम्पायर बिल्डअप करेंगे ना, मतलब एम्पायर का एक्सपेंशन करेंगे, तो ये राजपूत है ना, इनकी मदद करते थे, जिससे एम्पायर की ग्रोथ हो रही थी। और इसमें इनका ये फ़ायदा हो रहा था राजपूत्स का कि इनके जो क्लैंस थे ना, इसमें हमेशा से राइवलरी चलती रहती थी। इसकी बड़े बड़े क्लैंस हैं, हमेशा से राइवलरी के चलते कुछ कुछ ये दूसरे पर डोमिनेंस करना चाहते थे। और यहाँ तक कि इनकी लीनिएज भी, मतलब एक क्लैन में ही सब इतने सारे लोग होंगे जो आपस में जेलस होंगे, एक दूसरे से राइवलरीज रखते रहेंगे। तो ये इनमें रहता था कि एक दूसरे पे डोमिनेट करना चाह रहे होते थे। तो इन राजपूत्स को, इन क्लैंस को मौका मिल जाएगा कि अगर इन्हें डोमिनेट करना है तो ये मुगल से साथ पाट करके रखें। तो जब ये सर्विसेज देते थे तो मुगल्स इनको हायर रैंक देते थे, हायर रैंक देते थे मिलिट्री सर्विस करने पे। तो ये अपनी ऑटोनॉमी को बढ़ा सकते थे, अपने एरिया को एक्सपेंड कर सकते थे और अपने एरियाज में अच्छा खासा कंट्रोल रख सकते थे, ठीक है। तो इससे दोनों को फ़ायदा हो रहा था। अब इनका पावर बेस देखें तो राजपूत में था लैंड ओनरशिप को की पावर मानी जाती थी, मतलब जिसके पास जितनी लैंड है वो उतना ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है। तो पहले जो इनके जो लैंड्स थे ना, तो उस पर एंटाइटलमेंट जो होता था ना, ये क्लेम करते थे कि इनहेरिटेड राइट्स होते थे। इसके भाई वगैरह में ज़मीनें हैं या शादी में मिल गई, तो ऐसे एंटाइटलमेंट होते थे इनके, ठीक है। इसको जो हमारे हिस्टोरियन है ना, नॉर्मन जिगलर, इसको कॉर्पोरेट इगैलिटेरियन कहेंगे, कॉर्पोरेट इगैलिटेरियनिज्म इसको कहेंगे। और जब कहेंगे, जब सेंट्रलाइजेशन आएगी ना, ये कंट्रोल करेंगे सेंट्रलाइज पावर की तरह, तो ये जो कॉर्पोरेट इगैलिटेरियनिज्म है ये रिप्लेस हो जाएगा हायरार्किकल प्रिंसिपल पे। जैसे कि जो ये किंग के लिए अच्छी सर्विस देगा उसको पट्टे पे ज़मीन मिल जाएगी। तो एक तरह से ये चीज़ें आने लगी यहाँ पे। पर जो डिस्प्लेसमेंट थी ना, वो कभी भी अच्छी तरह से हो नहीं पाती थी, क्योंकि जैसे कि हमें पता है वहाँ की इकोनॉमी काफ़ी तरह से डिसेंट्रलाइज भी थी। इसकी चीफ है, इसकी किंग है,
किसी कोई राजा रजवाड़े में ये किंग है, राजा है, उसके नीचे भी बहुत सारे इंटरमीडिएट्स होते थे और ये इनकी अपने एरिया में ना बहुत अच्छी पकड़ होती थी। इसके अपने मालगुजारी जमींदार की बात की थी, वो बहुत जल्दी मोबिलाइज़ करते थे प्रीजेंट्स को। ठीक है, तो अगर वो इनकी ज़मीन लेने भी आते थे ना तो ये सीधा रेबल कर देते थे। और यहाँ तक कि इनके जब नीचे के लोग हैं ना, जैसे कि जूनियर लीनिएज के हो गए, इसके भाई वगैरह, रिश्तेदार वगैरह भी कई बार वो भी इनका साथ दे देते। फिर अगर यहाँ से इनके साइड से कोई लड़ रहा है तो इसको सपोर्ट करने के लिए कई सारे रिश्तेदार आ जाएंगे। रिश्तेदार की जगह कि रिश्तेदार के रिश्तेदार भी आ जाते थे। जैसे कि आज भी कभी लड़ाई होती है तो कई बार सपोर्ट में ऐसे भी सभी लोग होते हैं जिनको आप जानते भी नहीं। जैसे आपने कभी आपके दोस्तों में लड़ाई, तो दोस्त का दोस्त आ जाएगा, फिर दोस्त के बहन का भाई आ जाएगा, मतलब बहुत सारे लोग आ जाएंगे जिनको आप जानते भी होंगे। इस तरह से एक कम्युनिटी बन जाएगी, मतलब एक पावर बेस बन जाएगा। तो बहुत इजी नहीं होता था कि डिस्प्लेस कर देते थे, बहुत ईजिली वो डिस्प्लेस नहीं कर पाते थे। और राजपूत पॉलिटी की अगर बात करें तो रिबेलियन जो था वो बहुत नॉर्मल सी चीज़ थी उस वक्त। ठीक है, तो इसमें एग्जांपल भी दिया है सिरोही का। सिरोही में यानी कि सोवरेन स्टेट की तरह तो था, पर वहाँ पे एक भी नोबल ऐसा नहीं था जिसने कभी रिबेलियन ना किया हो। तो बहुत नॉर्मल सा था, ऐसा नहीं था किसी ने रेबल कर दिया तो उसको मार दिया और एक बहुत बुरा समझा जाता था। बहुत नॉर्मल सी चीज़ हो गई थी उस वक्त के लिए वहाँ पे। ओके, अब एक और हिस्टोरियन है नोवार्ड पीबोडी। ये राजपूत पॉलिटिक्स के लिए कहते हैं, राजपूत पॉलिटिक्स वर बिल्ट ऑन वेब ऑफ क्रिस क्रॉसिंग नॉन एक्सक्लूसिव पॉलिटिकल रिलेशनशिप दैट प्रोड्यूस state formations that are neither founded on the basis of territorial integrity nor absolute and exclusive political loyalties। तो ये कहते हैं कि जो राजपूत पॉलिटी थी ना वो बहुत तरह की जालों से बनी हुई थी, मतलब कोई एक सिंपल सी चीज़ नहीं थी जिस पर कहते हैं ये स्ट्रक्चर पर बेस थे। ना तो ऐसा कुछ था कि पॉलिटिकल रिलेशनशिप्स थे बहुत ज़्यादा सारे जिस पे ये बेस थी, ना ही ऐसे कोई खास टेरिटोरियल इंटीग्रिटी थी कि बस हाँ यही की है। ठीक है, तो पिक्चर ये समझ में आती है कि बहुत कॉम्प्लेक्स सा एक स्ट्रक्चर था जिस पे ये बेस्ड थी। और लैंड राइवलरीज हमने देखा ही था कि कितनी ज़्यादा एक्टिव थी। तो यही सब चीज़ और इसी तरह से ये जुड़ी हुई थी मुग़ल से। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं और ये चीज़ें ब्रेक तब होंगी जब औरंगज़ेब आएगा और उन सब के कुछ कहासुनी हो जाएगी, क्योंकि उस टाइम पे डिक्लाइन भी करने लग गया था मुग़ल एम्पायर। वैसे तो कहते हैं कि कई तरह के मिथ्स हैं, जैसे कि कहते हैं कि औरंगज़ेब की जो रिलीजियस पॉलिसी थी ना, औरंगज़ेब की रिलीजियस पॉलिसी, तो जो औरंगज़ेब की रिलीजियस पॉलिसी होगी कहा जाता उसकी वजह से ये था। पर हमारे स्टूडेंट ऐसा नहीं मानते। वो कहते हैं कि जो राजपूत सरदार्स को औरंगज़ेब रिक्रूट करता है अपने मिलिट्री में, क्योंकि उसे पसंद नहीं आता कि मेवाड़ जो है ना वो इतना ग्रो करने लगता है। मेवाड़ अंडर राज सिंह जो होता है ना वो काफ़ी ग्रो करने लगता है। ये मेवाड़ है, ये अपना टेरिटोरियल एक्सपेंशन करता है, तो ये औरंगज़ेब को बिल्कुल पसंद नहीं आता, क्योंकि बैलेंस ऑफ पावर से कहीं ना कहीं ब्रेक हो रही थी, क्योंकि किसी को भी पसंद नहीं आएगा मुग़ल अथॉरिटी। और वो चाह रहा था उसकी डोमिनेशन से। और जब ये अगली फाइट जब तब शुरू होगी जब ये मारवाड़ है ना, ये मारवाड़ में जो राजा था ना जसवंत सिंह उस वक्त राजा था और वो जयगंबर। तो इनकी एक हाड़ी रानी थी, वो हाड़ी रानी कहेंगी कि इनका बेटा अजीत सिंह राजा बने। पर औरंगज़ेब को ये बात पसंद नहीं आएगी, वो कहेगा कि नहीं, इंदर सिंह को राजा बनना चाहिए, क्योंकि वो अभी अजीत सिंह अभी बहुत छोटा है। पर ऐसा कुछ माना नहीं जाएगा हाड़ी के द्वारा।
इवन इसमें रिलीजियस पॉलिसी का कोई रोल ही नहीं था, क्योंकि रानी हाड़ी जो होंगी ना, वो फिर शरिया को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाएंगी, पेशकश ज़्यादा देने के लिए हो जाएंगी, पर उसका कोई फ़ायदा होगा नहीं, क्योंकि औरंगज़ेब मानेगा नहीं। और जिसकी वजह से जो रानी हाड़ी है ना, वो मेवाड़ की मदद लेंगी और राठौर्स की मदद लेंगी, सरदार राठौर्स की मदद लेंगी और डबल करेंगी। हालांकि औरंगज़ेब इसलिए भी इनकी मदद नहीं करना चाहता था, इनकी बात नहीं माना था, क्योंकि ये स्ट्रेटेजिक रूट था। जैसे कि यहाँ पे अहमदाबाद, गुजरात का रास्ता है, और यहाँ पे दिल्ली, तो इनको कंट्रोल चाहिए था, ताकि यहाँ पे जो रूट निकल के आएगा ना यहाँ से, इस पर कब्जा रहे इसका। ओके, जो सतीश चंद्रा है, सतीश चंद्रा कहते हैं कि जो मेवाड़ की असिस्टेंट थी ना, मेवाड़ जो उसकी मदद कर रहा था मारवाड़ की, वो इसलिए नहीं कर रहा था कि उसे कोई दया थी या फिर वो राजपूत नेशनलिज्म था, बल्कि वो इसलिए कर रहा था कि वो अपनी डोमिनेंस दिखाना चाहता, अपनी पावर दिखाना चाह रहा था। पर जब लड़ाई छिड़ेगी, जब छिड़ेगा, तो बच्चे ये समझ में आएगी, जो कछवाहास थे, हाड़ास थे, भाटीस थे, राठौर थे, ये एक तो पार्ट नहीं लेंगे, और पार्ट लेने की कोशिश भी करेंगे। जब वक्त आएगा तो ये मुगल की साइड में भग लेंगे। तो यहाँ पे ये पिक्चर समझ में आएगी। खैर, जब वक्त बीतेगा तो जैसे ही मुगल पावर और डिक्लाइन करना शुरू करेगा, जैसे लाटर मुगल्स आएंगे और पावर डिक्लाइन करने लगेगा, तो कई राजपूत चीफ अपनी अपनी ऑटोनॉमी को बढ़ा लेंगे, इंडिपेंडेंट फंक्शन करने लगेंगे। इसी में एक नाम निकल के आएगा राजा जय सिंह का, ऑफ आमेर। ये मेवाड़ और मारवाड़ के साथ मिलके फिर से 1699 में रिवोल्ट छेड़ देगा। ओके, वो अलग स्टोरी है। पर और उसके बाद जैसे हमने बात की थी, और भी पावर्स बढ़ रही थी, जैसे मराठा काफ़ी एक्सपेंड कर रहे थे, अफ़गान काफ़ी एक्सपेंड कर रहे थे, और हमने बात भी की थी मराठास किस तरह से बड़ा प्लंडर करते रहते थे उनके एरिया को। अफ़गान भी काफ़ी परेशान करते रहते थे, ठीक है। पर कितनी भी इनकी पावर रहती है, पर ये कभी भी सबड्यू नहीं कर पाते हैं, इनको पूरी तरह से परमानेंटली हटा नहीं पाते हैं। ओके, तो यहाँ पे बाकी राजपूत की से जुड़ी चीज़ें हम बाद में करेंगे। अब मैसूर देखते हैं। यह है मैसूर, ठीक है, ये है मैसूर का एरिया। तो मैसूर का अगर एग्जिस्टेंस देखें तो विजयनगर एम्पायर का 16वीं सेंचुरी में ये पार्ट हुआ करता था। और जब वोडियार डायनेस्टी है, ये धीरे धीरे अपनी इंडिपेंडेंस बना लेती है, अपने लिए ऑटोनॉमी बना लेती है मैसूर एरिया में। और जो 17वीं सेंचुरी में एक किंग निकल के आते हैं, चक्कदेव राय वोदियार। ये लेट 17वीं सेंचुरी में अपने एरिया को और सेंट्रलाइज्ड और मिलिट्री पावरफुल बना देते हैं। तो जो चक्रदेव राजा वोदियार जो है ना, इनके बाद जो फुल ग्लोरी कही जाती है मैसूर की जो होगी, वो मानी जाएगी हैदर अली के नाम। हैदर अली बहुत जूनियर ऑफिसर थे, एक तरह से घुड़सवार थे, पर उनका जो करियर है ना बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। और 1761 में उनको एक मौका मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है ना, उनको बोला जाता है दालवाई। वहाँ के प्राइम मिनिस्टर दालवाई कहा जाता है ये बहुत करप्ट थे, इनको हटा के वो पावर में आ जाएंगे। और इनकी पावर 1761 में इतनी बढ़ जाएगी कि इवन जो वहाँ का रूलर था ना, एक पपेट किंग बन जाएगा उसके सामने। तो हैदर अली एक कैरिस्मेटिक लीडर की तरह सामने आएगा, जो एक बहुत छोटे से घुड़सवार से लेकर बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा अपनी लाइफ में। खैर, इसकी जो ये पावर थी, बस इसलिए नहीं थी कि ये उस वक्त जो थे ना लोग, वहाँ के लोग भी बहुत परेशान थे, किंग से भी परेशान थे, और करप्ट प्राइम मिनिस्टर थे या नोबल्स बहुत काफ़ी करप्ट थे, उनसे भी काफ़ी परेशान थे। जब हैदर अली आएगा डोमिनेंस में, उसको बहुत सारा सपोर्ट मिल जाएगा, वहाँ के लोग उसको पसंद करने लग जाएंगे, इसकी वजह से अपना पावर और बढ़ा पाएगा। तो जब हैदर अली आएगा पिक्चर में, तो वो जो आर्मी है ना, वहाँ की आर्मी को मॉडर्नाइज करेगा फ्रेंच के थ्रू इसको,
ट्रेनिंग दिलवाएगा। अच्छी खासी तोपें होंगी, आर्टिलरी होगी मैसूर आर्मी में। और रिसाला सिस्टम को लेके आएगा। सिस्टम ऑफ रिसाला वो है जैसे कि आज के हम बटालियन से कंपेयर कर सकते हैं। जैसे हमारी बहुत सारी बटालियंस होती हैं, ठीक है, तो इनके कमांडर्स होते हैं। तो ये कुछ उस टाइप का सिस्टम था। जैसे कि ये पर्टिकुलर रिसाला हो गया, इसका जो भी कमांडर होगा ना, ये हैदर अली खुद चूज़ करेगा। तो इस तरह से इसने एक सिस्टम बना दिया आर्मी का, जो पूरी तरह से यूरोपियन मॉडल पे बेस्ड था। ओके, फिर देशमुख और पॉलीगार्ड्स इसको काफ़ी सपोर्ट करेंगे। देशमुख हमने बात की थी, चीफ्स वगैरह, और पॉलीगार्ड्स एक्चुअली एक टाइटल हुआ करता था। जो विजयनगर एम्पायर था वो कुछ नोबल्स को एम्प्लॉय करता था, जो वहाँ पे मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस देते थे कुछ पर्टिकुलर एरिया में, तो जिसे बाद में पॉलीगार्ड्स बोल दिया जाता था। ओके, तो ये फ्यूडल चीफ्स की तरह भी आप इसको देख सकते हैं कि पॉलीगार्ड्स पर्टिकुलरली बस एक टाइटल हुआ करता था और ये काफ़ी पावरफुल हुआ करते थे। तो ये लोग उसको सपोर्ट करेंगे, तो जिससे इसकी पावर भी काफ़ी बढ़ जाएगी। और जब हैदर अली मरेगा ना, तो इसकी जो पॉलिसीज़ हैं ये टीपू सुल्तान फॉलो करेगा। जब हैदर अली मर जाएगा तो टीपू सुल्तान राज करेगा। तो ये नए नए सिस्टम लेके आए, जैसे लैंड टैक्स में जो था, लैंड टैक्स उसका जो था, तो इसमें बहुत सारे इंटरमीडियरीज हुआ करते। जैसे हमने मुगलों में बात की कि जैसे ये राजा है, इसके पीछे बहुत सारे ज़मींदार्स हैं, और इन इंटरमीडियरीज की वजह से जो पीजेंट्स पे था ना, प्रेशर काफ़ी बढ़ जाता था। तो जब लैंड टैक्स को ये रिफॉर्म करने के लिए क्या करेगा ना, इंटरमीडियरीज को हटा देगा। तो ये स्टेट है, ये मैसूर है, अब ये डायरेक्टली पीजेंट से टैक्स वसूलेगा। तो इसके लिए क्या करेगा, यहाँ पे जो ये है ना, ऑफिशियल्स को ऐड कर देगा। यहाँ पे कुछ ऑफिशियल्स होंगे जिसकी जो सैलरी पे बेस होंगे, इनको मैसूर सैलरी देगा, स्टेट सैलरी देगा, और ये यहाँ से टैक्स कलेक्ट करके सीधा स्टेट को देंगे। तो ऐसा कुछ रिफॉर्म लाने की ये कोशिश करेगा। और जो टैक्स था ना, ये और भी चीज़ों पे बेस होगा, जैसे कि डिटेल सर्वे की जाएगी लैंड की। इसकी कोई फर्टाइल लैंड है, उस पर ज़्यादा फर्टाइल लैंड पे ज़्यादा टैक्स वसूला जाएगा। जो ड्राई लैंड है, वेट लैंड है, उस हिसाब से अलग अलग कैटेगरी के लैंड्स होंगे और उन पर अलग अलग टैक्स वसूला जाएगा। तो इस तरह का ये सिस्टम बना लेता है। एक हिस्टोरियन थे बर्टन स्टेन, ये इसको कहते हैं कि एक टाइप का मिलिट्री फिस्कलिज्म बोलते हैं इसको। तो इसमें ये क्या करते थे कि जिसमें स्टेट है ये डायरेक्टली टैक्स वसूलता था पीजेंट से। इससे स्टेट को फ़ायदा ये होता था कि जो रिसोर्स थे ना, यहाँ वहाँ बंटने के बजाय सीधा स्टेट के पास जा रहे थे, जिससे उसको अपनी आर्मी बढ़ाने के लिए पैसे ज़्यादा मिल रहे थे। और साथ में इसको ये पॉलिटिकल ये फ़ायदा हो रहा था कि जो स्टेट के बीच में यहाँ पे इंटरमीडिएट थे, जो उसको पावर शेयर जिसके साथ इनको करनी पड़ रही थी, अब ये सारे हट जाएंगे और जो पावर था ना, एक तरह से सेंट्रलाइज हो जाएगा। सारी की सारी पॉलिटिकल पावर है ना, स्टेट के हाथ में आ जाएगी। तो बटन स्टीन इसको इस तरह से मिलिट्री फिस्कलिज्म की तरह से इसको बताते हैं। अब इनके बारे में आगे देखिए, टीपू सुल्तान के बारे में। तो ये और भी तरीके के डेवलपमेंट करेंगे, जैसे कि एग्रीकल्चर में क्या करेंगे कि जो वेस्ट लैंड पे अगर कोई खेती करना चाहता है तो उसको टैक्स रेमिशन दी जाएगी, उनको छूट दी जाएगी। और ये डायरेक्टली अगर पीजेंट से अगर टैक्स वसूलते थे तो जो ऑपरेशन या ये जो परेशान करते थे ना इंटरमीडिएट्स पीजेंट्स को, ये बहुत काफ़ी कम हो जाएगा। और यहाँ तक कि इनकी जो एनिमीज़ है ना, वो भी इनकी तारीफ़ करेंगे। वो इनके एनिमीज़ कहते थे, हिज कंट्री वॉज द बेस्ट कल्टिवेटेड एंड इट्स पॉपुलेशन द मोस्ट फ्लोरिशिंग इन इंडिया। एक्चुअली जब अंग्रेज जब टीपू सुल्तान को मारते हैं, उनकी कैपिटल में घुसते हैं ना, तो वो देख के हैरान हो जाते हैं कि वो ऐसे पॉलिटिकल सिनेरियो में जहाँ पे इंडिया इतनी सारी चीज़ों से गुजर रहा होता है, जहाँ पे इतना ज़्यादा मतलब इतनी ज़्यादा प्रॉस्पेरस कोई भी एरिया इतना ज़्यादा नहीं होगा। बंगाल वगैरह को छोड़ दे तो मराठास वगैरह इतनी प्रॉस्पेरस एरियाज़ में नहीं आते थे।
तो अगर वो मैसूर को देख के हैरान हो जाएंगे कि इतना अच्छा ये प्रोस्पेरस कैसे हो गया था। ठीक है। और एग्रीकल्चर के लिए जो ओल्ड इरिगेशन सिस्टम थे इनको रिपेयर करवाएगा, नए नए इरिगेशन सिस्टम बनवाएगा भी। और सेरीकल्चर यानी कि जो सिल्क की प्रोडक्शन वगैरह होती है इसको भी यहाँ पे मैसूर में इस सेरीकल्चर को इंट्रोड्यूस करेगा। और ओशियनिक ट्रेड के लिए काम करेगा। ये एक एम्बेसडर भेजेगा फ्रांस में, जिसका एम्बिशन ये होता है कि ओशियनिक ट्रेड ये करना चाह रहा होता है। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी से काफ़ी काम कर रहे थे, इससे काफ़ी इंस्पायर होता है, तो ये चाह रहा होता है कि ये भी उसके लिए काम करे। इसके लिए स्टेट कमर्शियल कॉरपोरेशन बनाएगा, जिसका प्लान होता है कि मैसूर के बाहर भी फैक्ट्रीज़ बनाई जाएँ, जिससे ट्रेड बढ़ेगा। ये सैंडलवुड, राइस, सिल्क, कोकोनट, सल्फ़र एक्सेट्रा जो है ना ट्रेड को भी बढ़ावा देता है, जिससे पैसे ज़्यादा आएँ। ठीक है। आपने पुष्पा मूवी देखी ही होगा, तो इसमें सैंडलवुड जिस एरिया की बात की जाती है ना, एक्चुअली वो मसूर के एरियाज़ मतलब उन जंगल कहीं पे वो जंगल है जहाँ पे ये काफ़ी अच्छी मात्रा में होते हैं, और आज भी इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। ठीक है। तो उस वक्त टीपू सुल्तान भी इस ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी कोशिश करेगा। और बाद में एट लास्ट हम देखेंगे कि जो टीपू सुल्तान है 30 ट्रेडिंग सेंटर्स बना चुका होता है, और एक इवन इंडिया के बाहर भी मस्केट ओमान में एक पोर्ट है, वहाँ पे भी अपना ट्रेडिंग सेंटर इस्टेब्लिश करता है। पर इतने सारे ये एम्बिशन फुलफिल नहीं कर पाता है, क्योंकि उसके लिए उसको बहुत सारे रिसोर्सेज की ज़रूरत थी। इतने सारे रिसोर्सेज उसके पास नहीं थे, जिसकी वजह से फुलफिल नहीं कर पाएगा। इरफान हबीब कहते हैं ही वॉज फार अवे फ्रॉम अ रियल ओपनिंग टू मॉडर्न सिविलाइजेशन। जैसे कि हमने बात की, उसके लिए बहुत सारे रिसोर्सेज चाहिए। ईस्ट इंडिया कंपनी के पास इतने सारे रिसोर्सेज थे, वो इतनी प्रॉफिट कमा रही थी, पर मैसूर उस वक्त इतना ज़्यादा कैपेबल नहीं था कि ओशियनिक ट्रेड को इस तरह से बढ़ा पाता। खैर, इसके अलावा अगर इनको देखें तो मैसूर स्टेट है, जैसे कि हमने पिछली बार पहले बात की थी, तो इनकी लैंड डिस्प्यूट भी काफ़ी चलते रहते थे। जैसे मैसूर है, इसके आगे यहाँ पे हो जाएगा हैदराबाद की निज़ाम की टेरिटरी आ जाएगी, यहाँ मराठास आ जाएंगी, यहाँ पे मालाबार अगर आ जाएगा। तो आगे हम देखेंगे कि इनके कैसे लैंड डिस्प्यूट भी काफ़ी ज़्यादा चलते रहते हैं। तो हैदर अली जो है 1766 में ये जो एरिया है ना मलाबार और कालीकट का, मलाबार का ये कालीकट का एरिया है ना, यहाँ पे फ्रंटियर्स पे कब्ज़ा कर लेंगे। और जो मराठास है ना, ये कोंकण और मलाबार के ना कोस्टल एरियाज़ पे कब्ज़ा कर लेंगे। तो जिसे इनको तो आना ही था, कन्फ्लिक्ट तो बनेगा। एक ने कोस्टल पे कब्ज़ा कर लिया, एक ने फ्रंटियर्स पे कब्ज़ा कर लिया, तो इनके बीच में कन्फ्लिक्ट शुरू हो जाएगा। और हैदराबाद के साथ देखें तो हैदराबाद 1769 में जो हैदर अली है ये इस पर अटैक कर देगा। हैदर अली को विश्वास था कि जो अंग्रेज़ है ना इनके साथ एक ट्रीटी हुई थी उस वक्त, तो हैदर अली को ये विश्वास था कि इंग्लिश जो आएंगे इसके सपोर्ट में आएंगे और निज़ाम में इनके साथ अटैक करेंगे। पर अंग्रेज़ अपनी ट्रीटी पे कुछ टिकते नहीं थे, अपनी बातों पे टिकने वाले लोग थे नहीं, वो सपोर्ट करने जाएंगे नहीं, हैदर अली हार जाएगा। ठीक है। और ये टाइम होगा कि हैदर अली ना इसके बाद कभी ब्रिटिशर्स पे विश्वास ही नहीं करेगा, और यही पॉलिसी टीपू भी अपनाएगा। खैर वो अलग स्टोरी है। जब 1782 में हैदर अली मर जाएगा तो टीपू सुल्तान उसकी पॉलिसी को वापस उसी को फॉलो करता रहेगा। और 1799 में जो टीपू सुल्तान की कैपिटल थी श्रीरंगपट्टनम को डिफेंड करते करते मर जाएगा। ओके। और टीपू जब मर जाएगा तो एक पॉलिटिकल सिनेरियो
का एंड होगा। तो एक हमारे हिस्टोरियन है कैटे ब्रिटल बैंक, तो ये कहते हैं जो टीपू सुल्तान था ना, टीपू सुल्तान था एक स्ट्रॉन्ग रीजनल ट्रेडिशन में बंधा हुआ था। अब इसका क्या मतलब है, ये कहते हैं कि ये ऐसे रीजनल ट्रेडिशन में बंधा हुआ था, तो जो ये स्टेट है ये सीधा सीधा मुगल से कभी डिफाई नहीं करेगा। तो मतलब सीधा सीधा इनको चैलेंज करने की कोशिश नहीं करेगा, पर अपना बताएगा कि हम इंडिपेंडेंस हैं, हम अपने एरिया में पावरफुल हैं, ये हमारा एरिया है। जो टीपू सुल्तान है कोइंस वगैरह में कभी मुगल्स वगैरह का तो नाम नहीं लिखवाएगा, इनको बताएगा भी नहीं कि हमारे ये कोइंस हैं। और जो शाह आलम जो खुतबा प्रेयर्स होती थी ना, उसमें अपना नाम लिखवाएगा टीपू सुल्तान, इनका नाम नहीं लिखवाएगा। और जब उसके बाद ये इनको मक्खनबाजी करने के बजाय जो ओटोमन खलीफा था ना उस वक्त का, वो खलीफा था, उससे एक सनद मिल जाएगा उसको, उससे एक ऑर्डर मिल जाएगा कि जो इसकी एक रूल को लेजिटिमाइज कर देगा कि हाँ ये एरिया इसका है और ये बिल्कुल ठीक है। पर इसके बावजूद ये जो है ना कभी भी जैसे कि हमने बात की, इसको पूरा डिफाई नहीं करेगा, कभी चैलेंज करने की कोशिश नहीं करेगा। और इसको ये भी पता होता है, इसको रियलिस्टिक भी कहा जाता है, टीपू सुल्तान को कहा जाता है कि काफ़ी रियलिस्टिक था। ये अपने मन मुताबिक मुग़ल अथॉरिटी को जब मन हो रिकॉग्नाइज़ कर देता था कि हाँ एक पावर है, जब मन हो उसको कहता था, डिफाई कर देता था कि हम इसको नहीं जानते। ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ है, काफ़ी इसलिए इसको रियलिस्टिक कहा जाता था। ठीक है, यहाँ पे त्रावण मैसूर के बारे में हम आगे बाद में बात करेंगे। अब त्रावणकोर की बात करते हैं। त्रावणकोर साउथर्न मोस्ट स्टेट था, और इसकी बात करें तो ये ज़्यादातर टाइम मुग़ल से दूरी रहा, अपनी एरिया में हमेशा से इंडिपेंडेंट रहा है। और ये पिक्चर में तब सामने आएगा 1729 में, जब ये अपनी पावर बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो वहाँ के किंग थे मार्तंड वर्मा वहाँ के किंग थे 1729 में। अब इनका अगर रीज़न देखें तो यहाँ पे बिल्कुल है, आसपास इंडियन ओशन है, अच्छा खासा ट्रेड होता था इंडियन ओशन से, तो इनको दिखने लग जाएगा ये डच वगैरह, ईस्ट इंडिया कंपनी वगैरह इतना ज़्यादा पावरफुल हो चुके हैं बस ट्रेड में, ओशियानिक ट्रेड वगैरह में, और इतना ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, और ये सारी चीज़ें हो पा रही है तो इनके स्टेट के आसपास से हो रही हैं, तो इनकी आंखें खुलेंगी। तो सबसे पहले तो इनको इंग्लिश ब्रिटिशर्स जो है अपनी साइड करेंगे और कहेंगे डच को यहाँ से निकालो। तो मार्तंड वर्मा इनका साथ देंगे और इनको भगा देंगे। तो जब ये भाग जाएंगे तो फिर बाद में पता चलेगा कि ब्रिटिशर्स उल्लू ही बनाते हैं और कुछ नहीं बनाया होता। खैर वो अलग स्टोरी है, आगे आएगी। ठीक है, तो जब ये डच को हराएंगे, स्टिल मार्तंड वर्मा इतने पावरफुल होते हैं कि जो ब्रिटिशर्स हैं ना, इनकी टर्म एंड कंडीशन को मानना पड़ता है ट्रेड करने के लिए, क्योंकि ब्रिटिशर्स का उस टाइम हमें पता था कि वो बस ट्रेड करने आए थे, तो वो अपने बेनिफिट्स काफ़ी देख लेते थे, तो उन्हें पता था इनसे बना के रखना ज़रूरी है, क्योंकि ट्रेड तो उन्हें ओशियानिक रूट से करना था जो इनके कंट्रोल में आ रहा था। तो मार्तंड वर्मा अब अपना पावर इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश करते रहेंगे। तो जो लोकल फ्यूडल चीफ्स है ना, पहले तो वो उनको सप्रेस कर देंगे, ओके, फिर बाद में अपनी ब्यूरोक्रेसी है ना उसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे, उसको कंट्रोल करने की, पावरफुल और सेंट्रलाइज करने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले वो जो पेपर ट्रेड उस वक्त वहाँ से हो रहा था, तो पेपर ट्रेड को मोनोपलाइज करेंगे, फिर बाद में सारे ट्रेड को मोनोपलाइज करेंगे और अच्छा खासा पैसा कमाएंगे। पर जो पैसा से कमाएंगे ना, वो सारा खुद के जेब में नहीं रखेंगे, अपनी पॉकेट में रखने के बजाय वो इरिगेशन पे खर्च करेंगे, ट्रांसपोर्ट पे खर्च करेंगे,
कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छा करेंगे। ठीक है, हालांकि इसको एक डिपार्चर नहीं माना जा सकता, ये कोई नई चीज़ नहीं थी, होती रहती थी। और 17वीं सेंचुरी की बात करें तो रॉयल एंड नोबल ट्रेड काफ़ी कॉमन सी चीज़ हो गई थी। हर किसी को ट्रेड में काफ़ी पैसा अच्छा खासा दिखने लग गया था। और इनकी पावर और तब सामने आएगी जब 1766 में मैसूरियन इन्वेजन होगा, पर मातरण वर्मा उसमें भी टिके रहेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उनको। और जब उनकी मृत्यु होगी तो रामा वर्मा की अंदर एक काफ़ी प्रोस्पेरस रीजन बन जाएगा। आर्ट एंड कल्चर काफ़ी इसमें अच्छा खासा बढ़ने लगेगा, एजुकेशन पे अच्छा काम होगा। पर जब ये मरेंगे इनकी मृत्यु के बाद इनकी पावर बहुत कम हो जाएगी। ठीक है, और ये डिक्लाइन करने लगेंगे। पर स्टिल पूरी तरह से ये सब्जुगेट तो नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जो लोकल रूलर्स वगैरह होंगे, जो नायर कम्युनिटी के लोग वहाँ पे होंगे, अपने डोमिनेंस स्टिल बना के रखेंगे। और फर्दर 50 ईयर्स तक तो उन्हें उतना कुछ चैलेंज झेलने को मिलने वाला था नहीं। और ब्रिटिशर्स को भी, जैसे कि हमें पता था, उनको ट्रेड से ज़्यादा मतलब था, तो वो बहुत हद तक इनको सप्रेस नहीं कर पाएंगे। और वो बहुत ज़्यादा खर्चा भी करना पसंद नहीं करते थे कि रिवोल्ट को सप्रेस करने के लिए बस खर्चे किए जा रहे हैं। तो वो कोशिश करते थे कि बना के रखो और अपना ट्रेड चलता है। ओके, फिर आगे देखें, अगर 18वीं सेंचुरी की पॉलिटी को देखें तो 18वीं सेंचुरी की पॉलिटी को अगर, जैसे कि हमने बात की थी, मुग़ल एम्पायर डिक्लाइन हो गई थी। ठीक है, तो हम हिस्टोरियन का मानना है कि जो पॉलिटिकल पावर थी ना, यहाँ वहाँ शिफ्ट हो गई थी, ना कि पूरी तरह से कोलैप्स हो गई थी। एक तरह से ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिल रहा था, कोलैप्स इसको नहीं कह सकते। मुग़ल अथॉरिटी को अभी भी सब मानते थे, सबके मन में था कि हाँ, एक माइटी मुग़ल एम्पायर है जिसके साथ ये काम कर रहे हैं, और वो राजा हैं, एम्पायर हैं। हालांकि सेंट्रल पावर डिक्लाइन हो गई थी, पर ऐसा कोई पॉलिटिकल चाउस नहीं था, अफरा तफरी नहीं थी। तो एक हिस्टोरियन है रिचर्ड ईटन कहते हैं कि सेंट्रल पावर तो डिक्लाइन हो गई थी, लेकिन जब बंगाल था वो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट कंट्री की तरह काम कर रहा था, ग्रो हो रहा था, उसकी पावर भी काफ़ी अच्छी थी और काफ़ी अच्छा फ्लोरिश कर रहा था। और ये कहते हैं जब सक्सेसर स्टेट्स थे ना, ये मुगल एम्पायर की तरह काम तो कर रहे थे, उसकी वीकनेस थी वो भी इनहेरिट कर ली थी। उसकी सक्सेस को भी इन्होंने अपने अंदर मिलाया था और उसकी वीकनेस को भी मिला लिया था। ठीक है, तो एक इनोवेशन नहीं करेंगे, इम्प्रूवमेंट नहीं करेंगे, जिसकी वजह से बाद में ये भी डिक्लाइन करना शुरू कर देंगे। ओके, और बाद में हम देखते हैं जैसे कि इनका एडजस्टमेंट और लोकल लॉयल्टीज़, जैसे डिसेंट्रलाइजेशन था, और यहाँ पे किंग है, तो इनके बीच में एडजस्टमेंट वगैरह चलती ही रहती है। इसलिए यहाँ पे कुछ दिक्कत आएगी तो अपने हिसाब से थोड़ा एडजस्ट कर लिया, ये सब था। ऑर्थोडॉक्सी भी थी, जैसे अवध में शिया सुन्नी का हमें देखने को मिलता था। और उसके बाद कुछ प्लेबियन, सिंक्रेटिस्टिक एंड रैशनलिस्ट स्कूल भी देखने को मिले। प्लेबियम का मतलब आप इससे कह सकते हैं जहाँ पे लेस एजुकेशन वगैरह हो, सिंक्रेटिस्ट मतलब बिलीफ वगैरह जहाँ पे ज़्यादा हो, रैशनलिस्ट का आप तो मतलब जानते ही होंगे जहाँ पे रीजंस पे नॉलेज बेस हो, जैसे कि देखने को मिलता है डिवोशनल रिलीजन ऑफ वैष्णविज्म जो वैष्णविज्म बंगाल में काफ़ी फ्लोरिश कर रहा होगा। ठीक है, फिरंगी महल लखनऊ में काफ़ी फ्लोरिश करेगा। और
जब बीजापुर डिक्लाइन करेगा ना, तो डेक्कनी सूफ़ी ट्रेडिशन है, जो डेक्कन का जो सूफ़ी ट्रेडिशन है वो हैदराबाद और आरकोट में फ्लोरिश कर रहा होगा। और यहाँ तक कि टीपू सुल्तान वो इस्लाम में काफ़ी मानता था, पर हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है ना, उसको भी काफ़ी पैट्रोनाइज़ करेगा। जैसे कि श्रृंगेरी मठ श्रृंगेरी मठ श्रृंगेरी मठ और भी काफ़ी सारे श्राइन्स होंगे जिसको वो पैट्रोनाइज़ करेगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं था कि बस यही सब चल रहा था, और सारी भी चीज़ें, मतलब वो काफ़ी टॉलरेंट थे अपनी फंक्शनिंग में। तो हर जगह बस ऑर्थोडॉक्सी वगैरह नहीं चल रही थी, और सारी चीज़ें भी चलती थी। और सतीश चंद्रा इसके बारे में कहते हैं, सतीश चंद्रा इकोनॉमी के बारे में बताते हैं। ये कहते हैं कि इस तरह से जो इकोनॉमी थी ना, वो काफ़ी प्रॉस्पेरस हो रही थी, कंटिन्यूअस ट्रेड हो रहा था, और वेल्थ जो था ना वो काफ़ी प्रोविंसेस में बट गई थी। तो जो स्ट्रक्चर था इकोनॉमी का वो अलग तरीके का था, पर डिसेंट्रलाइज था और बटा हुआ था। तो इस तरह से ये कहते हैं। और जो सीए वैलीज़ हैं, सीए वैली कहते हैं कि मुग़ल एम्पायर जो था ना, मुग़ल पावर डिक्लाइन तो हुई, पर कई सारे रीजनल स्टेट्स निकल के आए, जो बहुत सारे, जिनके पास अच्छे खासे रिसोर्सेज थे, जिनको इन जो ब्रिटिशर्स थे ना, जिनको अट्रैक्ट किया। जैसे कि बंगाल हो गया, बंगाल में अच्छा खासा ट्रेड हो रहा था, इसके पीछे ब्रिटिशर्स आए। और यूरोपियन ट्रेडर्स, इसकी मैसूर था, उसके पीछे भागते हुए आए। पेपर की ट्रेड अच्छी थी, पेपर के लिए आए। तो जो रीजनल रिसोर्सेज थे ना, उसके पीछे ये यूरोपियन ट्रेडर्स भागते हुए यहाँ पर आए। तो सीए वैली ये कहना चाहते हैं। ओके, थैंक यू।